इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल केस की स्टेजेस के बारे में कि क्रिमिनल केस किस तरीके से चलता है, कैसे पुलिस अरेस्ट करती है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, किसी को अरेस्ट करती है, उसके खिलाफ एफआईआर कैसे होती है और किस तरीके से वो कोर्ट में पहुंचता है और उसको उसके बाद सज़ा कैसे मिलती है और वो बरी कैसे होता है। तो सारी बातें मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस करूँगा। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल केस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कोई ना कोई ऑफेंस होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि कोई ना कोई अपराध होगा। अगर अपराध होगा तभी कोई क्रिमिनल केस, कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा। तो ये अपराध भी जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटे गए हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। ये सीआरपीसी के अंदर इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल अगर सिंपल भाषा में आप समझें तो कॉग्निजेबल को माना गया है कि बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल थोड़े कम सीरियस होते हैं। अब जो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं इसमें पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की किसी ऑर्डर के, अगर उनको लगता है कि अपराध कॉग्निजेबल है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं और बिना किसी सम्मन के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के वो जो अक्यूज़ होता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आती है, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करके उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना किसी ऑर्डर के। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है। उसमें पुलिस पहले मजिस्ट्रेट से, कंसर्न मजिस्ट्रेट से, अदालत से रिक्वेस्ट करती है। उससे जब अदालत से ऑर्डर आता है, सम्मन मिलता है या वारंट मिलता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है? जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसके जो फर्स्ट शेड्यूल में, जो एंड में एक क्लासिफिकेशन दिया गया है सीआरपीसी के अंदर कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। मतलब जमानती है या गैर जमानती है, या कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है और पुलिस बिना किसी वारंट के या सम्मन के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है और एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल है वो थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस है और इसमें बिना किसी वारंट या सम्मन के, बिना अदालत के ऑर्डर के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज की कि इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी होती है। देखिए, उसके बाद जो सेकंड वाली जो स्टेज है उसमें क्या आता है कि जब ऑफेंस हुआ, अपराध का भी पता चल गया कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो आपके पास में पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाएंगे और अपनी कंप्लेंट लिखवाएंगे। अब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी किसको? पुलिस को। पुलिस स्टेशन चले गए तो सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत अगर पुलिस को ये लगता है कि अपराध जो है कॉग्निजेबल है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपराध सीरियस है, कॉग्निजेबल है, तो 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस क्या करेगी कि केस को रजिस्टर्ड कर देगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। मतलब आपको, जो आपके साथ अपराध हुआ है, जो दोषी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देगी 154 सीआरपीसी के तहत। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, इतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं है, तो वो क्या करेगी कि पुलिस डायरेक्ट फिर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। सबसे पहले आपकी कंप्लेंट ज़रूर लिखेगी और आपको जो कंप्लेंट है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी कहाँ पर? मजिस्ट्रेट को। जो कंसर्न्ड अदालत है आपकी, जो कोर्ट है, वहाँ पर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट से बाकायदा इसकी परमिशन ली जाती है, इसकी अक्यूज़ को सम्मन करने की या वारंट उसके खिलाफ जारी करवाने की। उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये इंफॉर्मेशन ऑफ टू पुलिस हो गया कि 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है अगर कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 सीआरपीसी के तहत जो है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाती है आपकी कंप्लेंट। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कौन सा स्टेप आता है। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि अगर हम थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं,
एक एडिशनल इसमें जो पॉइंट है हम वो ले लेते हैं कि अगर आप एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने गए, एक तो होता है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली, लेकिन मान के चलिए कि अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, रिफ्यूज़ल कर दी, तो उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी है? आप क्या कर सकते हैं कि जो उस थाने का कंसर्न्ड एरिया का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो एसपी साहब हैं, वहाँ पर उनको आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रिटन में दे सकते हैं सीआरपीसी के चैप्टर 12 के तहत, के सेक्शन 154 के सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत। तो चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के चैप्टर 12 में सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया है कि अगर रिफ्यूज़ल होती है, जो कंसर्न्ड आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एफआईआर कोई रजिस्टर नहीं करता है, तो आपके पास ये रेमेडी है कि आप एसपी को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट लिखित में। आप अपनी एसपी ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो है रिपोर्ट को आप फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन सा पॉइंट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर एसपी साहब को आपने फॉरवर्ड की, जो हमने पिछले पॉइंट में देखा, तो भी अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो आपके पास और क्या रेमेडी है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं कहाँ पर जाकर? कोर्ट में, अदालत में, मैजिस्ट्रेट साहब को। वहाँ पर सीआरपीसी के चैप्टर 15 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी रिटर्न में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और उनको कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की जो डायरेक्शन है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी जाए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में आपके साथ अपराध हुआ है और आपके खिलाफ, मतलब जो अपराध हुआ है, आप विक्टिम हैं और जिस दोषी ने अपराध किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है कि डायरेक्शन दे देता है संबंधित पुलिस थाने को कि इसके खिलाफ, इस दोषी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये कहाँ पे आता है? चैप्टर सीआरपीसी के चैप्टर 15 में सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट को अगर ऐसा नहीं लगता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कोर्ट क्या करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है 156 3 सीआरपीसी की, उसमें पुलिस को डायरेक्शन नहीं देते हैं वो एफआईआर करवाने के लिए। जो जज साहब होते हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लेते हैं कई बार। तो एज ए कंप्लेंट को भी ट्रीट किया जा सकता है आपकी जो एप्लीकेशन होती है। फिर आपके एविडेंस वगैरह होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एविडेंस है वो होता है। उसके बाद आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती है। उसके बाद दोषी को सम्मन भी किया जा सकता है, जिस तरीके से क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। देखिए, एक तो पुलिस केस होता है, एक कंप्लेंट केस होता है। तो पुलिस केस उसको बोलते हैं जिसमें मान के चलिए कि एफआईआर दर्ज हो गई, और कंप्लेंट केस वो है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसमें कोर्ट ने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर्ड कर लिया एज ए कंप्लेंट, उसको ट्रीट कर लिया, और उसके बाद फिर प्रीलिमिनरी आपका एविडेंस होगा। उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि सामने वाली पार्टी को, जिसको आप दोषी मान रहे हैं, उसको सम्मन करना चाहिए कि नहीं, तो अगर उनको लगता है कोर्ट को, तो वो कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उनको सम्मन किया जाता है और सेक्शन लगाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है, उनको ऊपर चार्ज मतलब लगाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर एविडेंस दोबारा से स्टार्ट होते हैं, फिर आर्गूमेंट होती है। तो ऐसे कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकती है कोर्ट। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर हम मान लें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? देखिए, उसके बाद पुलिस क्या करती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि एविडेंस का कलेक्शन किया जाता है। जो भी एविडेंस पुलिस को मिलते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। जो विटनेसेस होते हैं, जो मौके के गवाह होते हैं, उनको एग्जामिनेशन किया जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 161 161 की जो स्टेटमेंट होती हैं 161 की, वो रिकॉर्ड की जाती हैं। पूरा जो नक्शा है वो तैयार किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट के बाद अब बारी आती है अरेस्ट की। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अरेस्ट को भी जो सीआरपीसी में दो तरीके से बांटा गया है, वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए, जब ये आप ये समझ लीजिए कि एक एडिशनल जो है वो पॉइंट है कि अरेस्ट, अगर देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि अगर
जो दोषी है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, अगर पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए या अरेस्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है तो ये वाला पॉइंट नहीं आता है। लेकिन अगर अरेस्ट हो चुका है या अरेस्ट होने का ख़तरा है तो ये पॉइंट आएगा। इसमें देखिए, अरेस्ट को भी सीआरपीसी में दो तरीके से बताया गया है कि एक तो होती है विद वारंट और दूसरी होती है विदाउट वारंट। तो इसमें जो वारंट वाली है, इसमें चैप्टर अगर 6 आप देखेंगे सीआरपीसी का, तो चैप्टर 6 के सेक्शन 70 से लेके 81 तक इसी के बारे में बताया गया है, जो अरेस्ट है विद वारंट वाली। और जो विदाउट वारंट है वो सेक्शन 41 से 42 में बताया गया कि अरेस्ट विद वारंट क्या है और विदाउट वारंट क्या है। तो इस तरीके से ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने बताया। अब उसके बाद जब अरेस्ट हो जाती है तो पॉइंट कौन सा आता है? पॉइंट आता है बेल का, जमानत का। तो जमानत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से होगी। देखिए, ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि बेल कब आपकी जो है पिक्चर में आएगी? अगर अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है। अगर अक्यूज़ को अरेस्ट ही नहीं किया गया तो बेल जो है वो पिक्चर में नहीं आएगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि जो कम सीरियस ऑफेंस है, तो उसके बाद फिर अगर अरेस्ट नहीं किया गया है दोषी को तो बेल पिक्चर में आएगी नहीं, तो फिर जमानत कोई लगाएगा नहीं। लेकिन अगर अरेस्ट हो गया है दोषी या अरेस्ट होने का ख़तरा है तो बेल वाली जो पॉइंट है वो आपका जो है पिक्चर में आएगा। इसमें क्या है, बेल भी दो प्रकार की होती है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। एक तो होती है प्री अरेस्ट बेल। जो प्री अरेस्ट है मतलब अरेस्ट होने से पहले ही, गिरफ्तार होने से पहले ही अगर आपको जमानत लेनी है, वो किस में आएगी? सीआरपीसी के सेक्शन 438 सीआरपीसी में आएगी, जिसको कि आप एंटीसिपेटरी बेल भी कह देते हैं, कि आपको अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही आपको बेल मिल जाए। तो प्री अरेस्ट बेल इसको बोला जाता है, एंटीसिपेटरी बेल बोल सकते हैं। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 438 सीआरपीसी में। एक होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट का मतलब होता है कि अरेस्ट होने के बाद, आपको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, जेल में भेज दिया है, उसके बाद आप जमानत लगाएंगे। तो इस सब के बारे में अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन मतलब चैप्टर 33 देखें, चैप्टर 33 के अंदर इस सब के बारे में बताया गया है, जो कि बेल के बारे में बात करता है और बॉन्ड्स के बारे में बात करता है। तो चैप्टर 33 आप सीआरपीसी का चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेल के बाद, वो आता है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जमानत का आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है तैयार कर लेती है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, इसमें जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, एविडेंस को कलेक्ट किया, बाकी पूरे जो विटनेसेस हैं उनको उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की 161 सीआरपीसी के तहत, जो पूरे कलेक्शन वगैरह करनी थी, सारा कुछ करके इन्वेस्टिगेशन अपनी तैयार करके सीआरपीसी के सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत अपनी कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कहाँ पे सबमिट करते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो पुलिस होती है, उस रिपोर्ट को कहाँ पे सबमिट किया जाता है? कोर्ट के अंदर। जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन होता है उस थाने का, उस पुलिस स्टेशन का, वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जो अदालत है जो कंसर्न्ड, वहाँ पर सबमिट कर दी जाती है इस रिपोर्ट को। तो अगर तो पुलिस को ये लगता है कि जो दोषी है वो गिल्टी है, कि उसने अपराध किया है, तो इसको बोलेंगे कि चार्जशीट जो है पुलिस ने दाखिल कर दी है, सबमिट कर दी है कोर्ट के अंदर। अगर पुलिस को ये लगता है कि जो दोषी है वो गिल्टी नहीं है, तो अपनी कैंसलेशन रिपोर्ट भी वो फाइल कर सकते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर जो है वो नहीं बनती है। इसको कैंसलेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि गिल्टी है, दोषी है, उसने अपराध किया है, तो इसको चार्जशीट बोला जाता है कि चार्जशीट अपनी जो है पुलिस ने सबमिट कर दी है। कहाँ पर? कोर्ट के अंदर। नॉर्मल भाषा में इसको चालान भी बोल दिया जाता है। तो एक बार जब आपकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी जाती है, उसके बाद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आता है कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, जब एक बार चार्जशीट जो है पुलिस ने फाइल कर दी अपनी, जहाँ कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी, जब चार्जशीट आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि संज्ञान लेता है, मतलब उस केस को आगे बढ़ाता है, उसको वहाँ पर ड्रॉप नहीं कर देता, ख़त्म नहीं कर देता। उसको अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, तो कॉग्निजेंस लिया जाता है।
सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 190 के तहत, 190 के तहत अगर पुलिस को अगर कोर्ट को ये लगता है, अदालत को ये लगता है, जज साहब को ये लगता है कि ये जो अपराध है ये ट्राइबल नहीं है, यहाँ पर उनकी अदालत में उनके पास पावर्स नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि हायर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में उसको कमिट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं उसका रेफरेंस बना के। तो इसको क्या बोला जाता है कि केस को कमिट कर दिया गया है। कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उनको लगता है कि ट्राइबल नहीं है उनकी अदालत में ये जो मामला है, तो उसको हायर कोर्ट में भेज दिया जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 209 सीआरपीसी के तहत। तो केस को कमिट किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। या फिर सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत अगर उनको लगता है कि ट्राइबल है, तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो है वो कॉग्निजेंस लेके उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग उसकी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रोसीडिंग इसके बाद क्या होती हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाता है कोर्ट के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले क्या होता है कि अक्यूज़ को सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 207 सीआरपीसी के तहत जो चालान की कॉपियाँ होती हैं, जो चार्जशीट की कॉपीज़ होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, ताकि उसको पता चल सके कि उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या क्या है। तो सेक्शन 207 सीआरपीसी के तहत उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी चार्जशीट है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब जो कोर्ट है, जो जज साहब हैं, ये देखते हैं कि ऑफेंस किन किन धाराओं में हुआ है, कौन सी धारा इस पर लगनी चाहिए। तो इसके बारे में सीआरपीसी के चैप्टर 17 के अंदर सेक्शन 211 से लेकर 224 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज को अगर हिंदी में बोले तो आरोप पत्र होता है, जिसमें दोषी को बाकायदा ये बताया जाता है कि आपने ये अपराध किया है और आपके ऊपर ये धारा लगती है, ये अंडर सेक्शन आपके ऊपर ये लगाया जाता है बाकायदा दोषी के। जब वो कोर्ट में उपस्थित होता है, अगर वो एब्सेंट है तो चार्ज नहीं लग सकता है। चाहे 10 दोषी हैं तो 10 के 10 इकट्ठे एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम कर सकता है। अगर 10 में से 9 आए हैं, एक नहीं आया है, एब्सेंट है, तो चार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरीके से दोषियों के साइन होते हैं और जितने भी दोषी हैं एक केस के अंदर, उन सब का एक साथ उपस्थित होना ज़रूरी होता है, तभी चार्ज लगाया जाता है। अब चार्ज लग गया कोर्ट के द्वारा, उसके बाद क्या है, ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं होता, लेकिन जब चार्ज लगा दिया गया उसके बाद जो है वो ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद की क्या प्रोसीडिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो 11वां पॉइंट है, जो 11th पॉइंट है, वो ये है कि ट्रायल शुरू हो गया। तो ट्रायल में क्या होता है कि अगर तो देखिए कोर्ट को ये लगता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये उनके ट्राइबल नहीं है, तो फिर तो कमिट कर दिया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तब तो चार्ज लगता ही नहीं है, तब तो कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया जाता है, जिसके बारे में चैप्टर 18 में बताया गया है। कमिट कर दिया जाता है केस को सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 209 सीआरपीसी के तहत। लेकिन जब चार्ज फ्रेम कर दिया कोर्ट ने, उसके बाद ट्रायल शुरू हो गया, तो पहले तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस मतलब जो कंप्लेनेंट है, आप ये समझ सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट है, जो स्टेट है, वो अपने हक में जो गवाहियाँ हैं वो करवाई जाती हैं। जो जिस थाने ने केस रजिस्टर्ड किया है उनके गवाह आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। उसके बाद जो दोषी के वकील हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिर जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो क्लोज़ किया जाता है। उसके बाद डिफेंस एविडेंस को मौका मिलता है। डिफेंस एविडेंस से पहले एक 313 सीआरपीसी के तहत अक्यूज़ की स्टेटमेंट होती है, जिसमें कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये अपराध बनते हैं, आप इनको अपने आप को गिल्टी मानते हैं या डिफेंस में कुछ आप एविडेंस देना चाहते हैं। तो अगर दोषी कहता है कि वो अपने आप को गिल्टी मानता है, फिर तो वहीं पर जो केस है वो वहाँ पर उसको जजमेंट सुना दी जाती है, अगर दोषी खुद ही मान गया। लेकिन अगर वो कहता है कि ये दोष गलत हैं और मैं अपने डिफेंस में गवाहियाँ करवाना चाहता हूँ, तो फिर 313 सीआर पहले देखिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुआ, उसके बाद उनका एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस बंद हुआ, फिर 313 सीआरपीसी के तहत दोषी की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद फिर डिफेंस एविडेंस पे आ जाता है केस, मतलब दोषी अपने गवाहों को बुलाता है और फिर उनका चीफ एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, किसके द्वारा,
जो कंप्लेंट का वकील होता है या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके द्वारा जो है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, जो स्टेट की तरफ से जो वकील होते हैं, सरकारी वकील कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा ट्रायल जो है वो चलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है, जो लास्ट स्टेज है, वो है जजमेंट की। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो जजमेंट की है कि इसके अंदर चैप्टर 27 में, CRPC के चैप्टर 27 में ये बताया गया है कि जजमेंट कैसे दी जाएगी। इसमें जजमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो बरी किया जा सकता है, अक्यूटल किया जा सकता है। अक्यूटल मतलब बरी कर दिया कोर्ट ने, या फिर उसको कन्विक्शन हो सकती है, मतलब उसको सज़ा हो सकती है। अब ये कैसे बताया गया है, कौन से चैप्टर में? 27 में। और जो पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, वो अगर चाहे तो जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील में भी जा सकती है। इसके बारे में बताया गया है CRPC के चैप्टर 30 के अंदर। तो इस तरीके से जजमेंट आ जाती है। बरी भी हो सकता है दोषी, या फिर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। और इसके लिए रेमेडी क्या है सामने वाली पार्टी के पास, उसको वो अपील में जा सकते हैं चैप्टर 30 के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी स्टेजेस थी, मैंने एक एक करके आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बड़े आसान शब्दों में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और सिंपल तरीके से, किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।